हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा वेक्टर एनालिसिस का यानी वेक्टर का फर्स्ट लेक्चर है। वेक्टर आपका फिजिक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। फिजिक्स का करीब 12th का 60% पार्ट और 11th की टोटल मैकेनिक्स तो वेक्टर बेस्ड है। वेक्टर जितना आपका टॉपिक अच्छा होगा उतना ही आपका फिजिक्स जो है वो स्ट्रांग होगा। इसलिए आप लोग वेक्टर को ठीक से स्टडी करें, एक एक लेक्चर को ठीक से सुनकर अगर हो सके तो उसे नोट करें और अपनी बुक्स के एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल हम भी करवाएंगे और अपनी बुक्स के एक्सरसाइज के जो है वो सभी न्यूमेरिकल जो हैं वो लगाएं। वेक्टर पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। तो वेक्टर में सबसे पहले आता है कि वेक्टर की डिफिनीशन क्या है। हम लोग 9th और 10th में पढ़ते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी वो है जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, लेकिन उसमें 2 पॉइंट और इंक्लूडिंग है। क्योंकि जैसे करंट होता है, ये करंट फ्लो हो रही है मान लीजिए 3 एम्पियर और ये करंट फ्लो हो रही है 4 एम्पियर। करंट में ये वायर हैं, करंट में एरो है, मैग्नीट्यूड है, इसलिए ऐसा लगता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि अगर हम 2 वायर को एक में कनेक्शन कर दें तो जो इस वायर में करंट होगी वो 7 एम्पियर होगी। हमने क्या किया, 4 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर को ऐड करके 7 एम्पियर दे दिया। ठीक, इसमें एरो है, एरो की वजह से वेक्टर लगता है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन करंट स्ट्रिक्टली स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इनका जो एडिशन होता है वेक्टर के डिफिनीशन में 2 पॉइंट और हैं। एक फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन, दो तो जानते हैं आप। तीसरा ये है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन बाय वेक्टर मेथड होगा। ये हमने जो एडिशन किया है ये एल्जेब्रिक मेथड है, किसी स्पेशल केस में एल्जेब्रिक होते हैं, लेकिन वेक्टर का एडिशन वेक्टर मेथड से होगा। उसमें आगे चल के हम देखेंगे पैरेललोग्राम लॉ है, ट्रायंगल लॉ है, और अगर मोर देन 2 वेक्टर हैं तो पॉलीगॉन लॉ है। ठीक, और एक और क्वांटिटी ध्यान रखें कि अगर एडिशन होता है तो वो कम्यूटेटिव होना चाहिए। ये 4 पॉइंट, कम्यूटेटिव का पॉइंट हम अभी आपको डिस्कस करेंगे। कम्यूटेटिव का जो है मीनिंग आप जानते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। पहली बात आप थर्ड पॉइंट समझ गए कि ये करंट स्केलर है क्योंकि इसका एडिशन वेक्टर मेथड से नहीं है, कि हमने सिंपल एल्जेब्रिक मेथड से इसको ऐड कर दिया है। ठीक, अब कम्यूटेटिव लॉ जो होता है वो होता है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर वेक्टर एडिशन है तो वो कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल जो है वो है एंगल। एंगल जो होता है थीटा, थीटा को हम एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अगर एंगल लार्ज है इसका मतलब यानी कि उनको हम अगर सम करते हैं, एडिशन करते हैं थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो थीटा 2 प्लस थीटा 1 नहीं आता है। ये क्यों नहीं होता है, इसको आप, हम जैसे आपको समझा रहे हैं उसी मेथड से आप इसको समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो ये आपकी कॉपी है, ठीक, इसका ये फ्रंट पेज आपके सामने है। ठीक, इसमें थीटा 1 हम 90 डिग्री लेंगे और थीटा 2 भी 90 डिग्री लेंगे। ठीक, हमने देखो 90 डिग्री ये इसको ऐसे घुमा दिया, रोटेट करा दिया, ध्यान रखना थीटा 1। फिर हमने थीटा 2 ऐसे रोटेट कराया, ये थीटा 2। अब ये थीटा 1 फिर ये थीटा 2, ध्यान दें ये फेस था आपके सामने, थीटा 1 से ये फेस आया, थीटा 2 से ये फेस आया। अब हम पहले थीटा 2 का रोटेशन करेंगे। थीटा 1 ऐसे है, थीटा 2 ऐसे है, तो थीटा 2 पहले ऐसे, तो ये फेस आया। अब थीटा 1 करेंगे तो ये आया, ध्यान दें फेस चेंज हो गया। ओके, फिर ध्यान दें थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो ये फेस आया। अब की बार थीटा 2 पहले फिर थीटा 1, तो ये फेस आया। इसका मतलब कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 नॉट इज इक्वल टू थीटा 2 प्लस थीटा 1। ये जो लार्ज एंगल होता है ये स्केलर होता है, लार्ज एंगल स्केलर है। अगर आप स्मॉल एंगल लेते हैं तो वो वेक्टर आता है, उसको समझने की कोशिश करें आप। हम स्मॉल क्वांटिटी को डी थीटा से लिखेंगे, डी थीटा 1 प्लस डी थीटा 2 इज इक्वल टू होता है डी थीटा 2 प्लस डी थीटा 1। ये होता है इक्वल है, लेकिन ये नहीं इक्वल होते हैं। कैसे होता है ये इक्वल समझें। डी थीटा का मीनिंग स्मॉल एंगल। देखिए ये फेस है आपके सामने, हम इसको थोड़ा सा ऊपर घुमाया,
ये डी थीटा 1 है, ऊपर ले गए ऐसे, इस तरफ वाला फेस। फिर डी थीटा 2 ऐसे ले गए, मैंने पहले हमने ऊपर किया फिर इधर किया, ये डी थीटा 1 प्लस डी थीटा 2। अब फिर देखो, अब पहले डी थीटा 2 फिर डी थीटा 1, ठीक। तो देखें आपको एक वैसा ही लगेगा जैसा हमने पहले डी थीटा 1 रोटेट कराया फिर डी थीटा 2 रोटेट कराया, दोनों का जो एडिशन है ये दोनों सेम थे पहले, फिर डी थीटा 2 कराया फिर डी थीटा 1 कराया, फिर देखें ये फेस है डी थीटा 1 ये किया ऊपर, फिर डी थीटा 2 ऐसे, अब पहले डी थीटा 2 फिर डी थीटा 1, तो एक जैसा फेस है। एक्चुअली एंगल जितना स्मॉल होगा उसमें वेक्टर नेचर उतना ही ज़्यादा होता है, लेकिन हम अपने लेवल पर ये ध्यान रखते हैं कि स्मॉल एंगल इस वेक्टर होता है और लार्ज एंगल स्केलर होता है। तो यहाँ पर ध्यान रख, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक। यानी स्मॉल एंगल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, यानी ये लार्ज एंगल स्केलर है लेकिन ये वेक्टर है। स्मॉल एंगल या स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और लार्ज एंगल अगर आप लेते हैं तो स्केलर क्वांटिटी है। अब आप चारों पॉइंट समझ गए होंगे, हम वेक्टर क्वांटिटी उसको बोलेंगे जिसमें मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन बाय वेक्टर मेथड होगा, और अगर एडिशन होगा तो वो कम्यूटेटिव होगा, ठीक। उस कम्यूटेटिव वाला एग्जाम्पल में हमेशा इस एग्जाम्पल को लें, लार्ज एंगल और स्मॉल एंगल, और ध्यान रखें लार्ज एंगल स्केलर है और स्मॉल एंगल वेक्टर है। साथ में ध्यान रखना करंट स्ट्रिक्टली स्केलर क्वांटिटी है, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ओके। अब आप यहाँ पर समझें, स्केलर हम लोग सभी लोग पढ़ते हैं, बाकी आपको एग्जाम्पल आपके बुक्स में भी दिए होंगे, वेलोसिटी है, मोमेंटम है, फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये सभी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। अब बात आती है स्केलर की। स्केलर आप जानते हैं जिसमें केवल मैग्नीट्यूड है वो स्केलर होगा, लेकिन इसमें एक क्वांटिटी कुछ फिजिक्स में ऐसी क्वांटिटी है कि जो लिखते हैं आपके यहाँ कि नीदर स्केलर नॉर वेक्टर, ना स्केलर हैं और ना वेक्टर हैं। उसमें मेन आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमेंशन में आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन से कनेक्टेड क्वांटिटी है, ठीक। तो हम स्केलर उस क्वांटिटी को बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड ओरिएंटेशन के साथ चेंज ना हो। समझने की कोशिश करना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहली बात ध्यान रखें, जो काम न्यूटन्स लॉ में मास का है, मास को आप इनर्शिया बोलते हैं, बिल्कुल वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल मोशन में है। यानी बॉडी जब रोटेट करेगी तब जो इनर्शिया का रोल है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिसिपेट करता है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं उसको। आगे चल के आप रोटेशन में उसको ठीक से स्टडी करेंगे, लेकिन आप यहाँ एक पॉइंट समझ लें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू होती है, अगर ये जैसे हमारा ये पेन है, अगर ये सेंटर के अबाउट रोटेट हो रहा है तो फार्मूला अलग है, अगर कॉर्नर के अबाउट, सेंटर पे ml²/12 होता है, अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, कॉर्नर पर जो है वो अलग है, वो ml²/3 होता है, अगर ऐसे घुमाएं तो अलग होगा, एक्सिस के अबाउट सिलेट मान लो और एक्सिस के अबाउट रोटेट करा रहा है, ठीक, तो फार्मूला अलग है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो वो स्केलर भी नहीं होता है। स्केलर की डिफिनीशन में लिखा जाता है कि विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड सेम वैल्यू, मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम होनी चाहिए फॉर एनी एक्सिस अबाउट, किसी भी डिफरेंट ओरिएंटेशन, कोई भी ओरिएंटेशन हो उसके अबाउट मैग्नीट्यूड की वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक। तो आप यहाँ पर स्केलर में ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होना चाहिए फॉर एनी ओरिएंटेशन, यानी किसी के अबाउट भी रोटेट कराएं। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ध्यान रखें कि वो नीदर स्केलर नार वेक्टर होता है, ना तो वो स्केलर है और ना वो वेक्टर है। आप समझ गए होंगे बात, ठीक। यहाँ पर एक फिजिकल क्वांटिटी आप बहुत हायर मैथ में उसमें पढ़ेंगे, वो टेंसर होती है। ये टेंसर के जो हैं वो टाइप होते हैं, एक स्केलर और दूसरा वेक्टर, ठीक है ना। ऑर्डर होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर का जो है वो स्केलर होता है, सेकंड ऑर्डर का वेक्टर होता है, और अदर ऑर्डर के आप हायर मैथ में पढ़ेंगे टेंशन एनालिसिस में, ओके। तो यहाँ पर आप बेसिक डिफिनीशन समझ गए आप वेक्टर की, ठीक है ना। अब आप देखें वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं कि एक, जैसे मान लो आपने फोर्स लिखा 5 न्यूटन ईस्ट, ठीक। तो जब 5 न्यूटन ईस्ट आपने फोर्स लिखा तो इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन खींचते हैं,
और लाइन जब खींचेंगे तो हमें स्केल बनानी पड़ेगी। तो स्केल कुछ भी बना लें आप, जैसे 1 न्यूटन को हमने मान लिया कि 1 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर लेंथ की एक लाइन ड्रा की, क्योंकि ये 4 न्यूटन है। ठीक, अगर आप 2 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर मान लेंगे तो फिर 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा होगी, और फिर इसमें एक एरो लगा देते हैं लेंथ में। ये वाला जो है, जो एरो जहाँ पर आप लगाते हैं ये हेड कहलाता है और ये टेल कहलाता है। ठीक, हेड और टेल। तो इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर क्वांटिटी को। ठीक है, और रिप्रेजेंट करने में ध्यान रखना कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे फोर्स है, इस पर हमने वेक्टर लगा दिया, ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। अगर मैग्नीट्यूड शो करना है तो या तो वेक्टर ना लगाएं, ये तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, यानी आप, और मैग्नीट्यूड को या तो ऐसे ही लिख दें आप, या आप ये भी कर सकते हैं कि एफ पर वेक्टर लगाकर मॉड लगा दें। ये दोनों ही रिप्रेजेंटेशन ये मैग्नीट्यूड शो करते हैं, मैग्नीट्यूड शो करेंगे। ठीक, और एरो लगा के ध्यान रखना, ये हेड और टेल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर क्वांटिटी को। ठीक है, अब वेक्टर क्वांटिटी के जो टाइप होते हैं वो बहुत सारे दिए रहते हैं बुक्स में। उसमें हम, जैसे आप अगर अपनी बुक्स में देखेंगे तो उसमें 2 टाइप लिखे होंगे, एक पोलर वेक्टर और दूसरा एक्सियल वेक्टर। ठीक, पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर। पहले हम आपको बताएं कि जो रोटेशनल डायनामिक्स का चैप्टर है आपके यहाँ, उसमें 5 फिजिकल क्वांटिटी हैं जो यूज होती हैं, जो कि रोटेशनल डायनामिक्स से कनेक्टेड हैं, जिसमें टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम है, एक अभी आपने पढ़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर एक्सीलरेशन है। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी हैं, ये जैसे टॉर्क है, कोई बॉडी मान लीजिए ऐसे सेंटर के अबाउट ये पेन है, ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है वो ध्यान देना, थोड़ा समझने में वैसा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका ये होता है, ये जैसे ऐसे रोटेट कर रहा है, यहाँ पर देखो ऐसे, तो एक्सिस ऑफ, अगर मान लो हम सिलेंडर को ऐसे रोटेट कराओ, सिलेंडर मान लो ऐसे, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके सेंटर से जाने वाली लाइन ऐसे, नीचे -इन्फिनिटी और ऊपर +इन्फिनिटी तक। ठीक, इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है और कोई एंड पॉइंट नहीं है। ठीक, तरह तरह से इसकी डिफिनीशन देते हैं, इनको हम जो है एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। जैसे अगर ये मान लो कॉर्नर के अबाउट ये रोटेट हो रहा है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये ऐसे रोटेट हो रहा है ऐसे। ठीक है ना, जैसे कोई भी चीज़ आप ले लें, जैसे ये है आपका ऐसे रोटेट हो रहा, तो सेंटर के अबाउट ऐसे, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। भले ये एंटी क्लॉक और क्लॉक रोटेट हो, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन का डायरेक्शन प्लेन के अपवर्ड होगा +इन्फिनिटी, या प्लेन के डाउनवर्ड होगा। तो हाँ, हेलो, जो पोलर वेक्टर है आपका और एक्सियल वेक्टर, एक्सियल जो वेक्टर होते हैं उनकी 2 तरह से डिफिनीशन बुक्स में दी जाती है। कि हमने आपको बताया कि रोटेशन में जो 5 क्वांटिटीज़ हैं, इन क्वांटिटी का डायरेक्शन, भले वो रोटेट हो रही हो प्लेन में ऐसे, लेकिन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस और -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी होता है। ठीक, जनरली जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो हम अपवर्ड लेते हैं, और जब क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो हम डाउनवर्ड लेते हैं। ठीक, तो ऐसे में क्या है कि जो डिफिनीशन दी जाती है आपको एक्सियल वेक्टर की बुक्स में, वो 2 तरह से देते हैं। एक तो ये देते हैं कि जो हैंडेडनेस पर डिपेंड करता है। हैंडेडनेस का मतलब है उनका कि अगर हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो डाउनवर्ड है, एंटी क्लॉक ले रहे हैं तो अपवर्ड है, क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो डाउनवर्ड है। ठीक, और पोलर में लिख देते हैं कि जो हैंडेडनेस पर डिपेंड नहीं करती हैं। कुल मिला के जो रोटेशनल में 5 क्वांटिटी हैं वही आपकी एक्सियल वेक्टर के में इंक्लूड होती हैं, उसी के अंदर आती हैं वो। ठीक है ना, तो एक्सियल वेक्टर और पोलर वेक्टर। दूसरा, कहीं कहीं पर जो एक्सियल वेक्टर आपका देते हैं उसको एक तो हैंडेडनेस हो गया, एक ये भी दे देते हैं उसका डायरेक्शन जो है उसका स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं है। आप और कोई वेक्टर लेंगे, जैसे मान लीजिए आपने कोई वेलोसिटी को ये डिनोट किया कि ये वेलोसिटी वेक्टर है, तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर इसका एंड हो गया, लेकिन जो एक्सिस है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, उसमें स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं है। दोनों तरह से डिफिनीशन दी जाती है, बहुत ज़्यादा आपको 11th में उसकी जो है वो ज़रूरत नहीं है। बाकी जितने भी वेक्टर होते हैं वो आपके सभी पोलर वेक्टर कहलाते हैं, जो आप जनरल में वेक्टर में स्टडी करते हैं, यानी वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, फोर्स है, मोमेंटम है, ये सभी आपके जो है वो पोलर वेक्टर कहलाते हैं। ओके, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है।
यूनिट वेक्टर जो होता है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर को आप ऐसे समझने की कोशिश करें। मान लीजिए हमने फोर्स लिखा 5 न्यूटन ईस्ट, ठीक। अब हम अगर फोर्स में उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दें तो 5 न्यूटन ईस्ट, और इसका मैग्नीट्यूड 5 है, इसको डिवाइड कर दें तो 1 न्यूटन ईस्ट आ जाएगा। ये यूनिट वेक्टर कहलाता है। इसका मतलब किसी वेक्टर में अगर हम उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दें तो हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, उसमें केवल यूनिट और ये डायरेक्शन रहेगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, ठीक। यूनिट वेक्टर को हम कैप लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं, यानी किसी वेक्टर क्वांटिटी में उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दें तो ये यूनिट वेक्टर होगा, और इसमें कैप लगाते हैं क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। जैसे ये कोई वेक्टर r है, उसमें r के मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दिया तो ये यूनिट वेक्टर बन गया। इसमें ऐसे वेक्टर लगाते हैं वेक्टर क्वांटिटी में, और एरो लगाकर लाइन खींचकर, और इसमें कैप लगाते हैं यूनिट वेक्टर में। यूनिट वेक्टर ध्यान रखें कि यूनिट वेक्टर हम कहते हैं कि जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 हो, ठीक। अब ऐसा किया जाता है कि जो आपके एक्स वाई जेड एक्सिस हैं, आपको मालूम होगा तीनों एक्सिस आपस में 90 डिग्री पर हैं। इसमें आप एक पॉइंट और ध्यान रखना, बहुत बेसिक पॉइंट है ये। अगर मान लीजिए आपकी तरफ से ये एक्स आएगा, मान लीजिए आपका, हमने इधर को एक्स लिया है, इधर से ये एक्स है, ये वाई है, तो ये जेड होगा। हम लोग जो कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं वो राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। उसका मतलब है कि हम राइट हैंड में एक्स पर अगर हाथ को रखें और वाई को ग्रेस्प करें तो थंब का डायरेक्शन जेड होगा, यानी प्लस जेड होगा। अगर वाई पर पहले रखेंगे तो नीचे माइनस जेड होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बुक्स में या टेबल पर हमें एज्यूम करना पड़ता है कि मान लो दे दिया एक्स डायरेक्शन ये है, वाई ये है, जेड ये, उस समय देख लें आप कि प्लस जेड किधर होगा। जैसे अगर मान लो हमने एक्स इसको लिया, वाई इसको लिया, तो रखो हाथ एक्स पर और वाई को ग्रेस्प करो तो ये प्लस जेड होगा, ठीक। ये हमारा सिस्टम राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। इसमें इन्होंने क्या किया है कि जो आपका एक्स और वाई जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये आपका जेड एक्सिस ले लिया, ठीक। तो प्लस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर लिया वो आई लिया है, आई पर कैप लगा दिया। माइनस वाई एक्सिस के डायरेक्शन में माइनस आई लिया है, सॉरी माइनस एक्स एक्सिस। प्लस वाई के डायरेक्शन में जे लेते हैं, माइनस वाई के डायरेक्शन में माइनस जे लिया है, प्लस जेड डायरेक्शन में के लिया है, और माइनस जेड के डायरेक्शन में माइनस के लिया है। ये यूनिट वेक्टर बनाए गए हैं। इसका मतलब ये है कि ये हमारा एक्स वाई और जेड है, इधर आई लेते हैं, इधर जे लेते हैं, इधर के लेते हैं, यूनिट वेक्टर। इनके खुद का मैग्नीट्यूड 1 होगा। इसका मीनिंग ये है, ये आपका आई हो गया, ये माइनस आई हो गया, ये जे, ये सभी में कैप जरूर लगाना, और जेड एक्सिस में के और इनसाइड माइनस के, इनका सभी का मैग्नीट्यूड 1 होगा। यानी आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर, के का मैग्नीट्यूड, ये सभी मैग्नीट्यूड 1 होंगे। ये केवल आपको डायरेक्शन कि में इंक्लूड करने के काम में आते हैं, डायरेक्शन लगाने के काम में आते हैं, और खुद इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। जैसे मान लीजिए आपने कहीं पर फोर्स लिखना है, अब आपने फोर्स लिखा था अभी 5 न्यूटन और आई लिख दिया। इसका मतलब है कि ये 5 न्यूटन का फोर्स प्लस एक्स एक्सिस को लग रहा है या ईस्ट को लग रहा है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पेपर पर ये फिक्स होता है, इधर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। न्यूमेरिकल लगाते समय अगर ईस्ट को लिखा है तो उसमें आई लगा दें, या प्लस एक्स एक्सिस को लगा है तो उसमें आई लगा दें। जैसे वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी दी है मान लीजिए -5 मीटर पर सेकंड। इसका मीनिंग है कि ये जो वेलोसिटी दी है किसी भी पार्टिकल की हो, ये माइनस वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, ठीक। तो आई जे के 3D में आप जो है वो बॉक्स बनाकर भी जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे एक क्यूब बनाएं, ये बनाया, इसको मिलाएं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये ले लो वाई, और ये हो गया जेड एक्सिस। यानी इधर आई, इधर जे और इधर के। आप यूज भी समझ गए होंगे, यहाँ आई लगा दिया तो आपका फोर्स बन गया। अब आपको ईस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, और साथ में आपको जो है आई प्लस एक्स एक्सिस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। तो आई जे के जो है वो क्या है, वो यूनिट वेक्टर हैं, जो कि एक्स वाई जेड डायरेक्शन में हम इनको
अप्लाई करते लगाते हैं। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी डिफिनीशन आप बुक्स से उनको देखें, हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं। जैसे इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर का मतलब है कि मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो, ये दोनों वेक्टर इक्वल है, मैग्नीट्यूड भी इक्वल और डायरेक्शन भी इक्वल। नेगेटिव वेक्टर, जैसे ये कोई वेक्टर आपका ए है और हमें इसका -a करना है तो डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, ये -a वेक्टर हो गया। बहुत जनरल डेफिनेशन है। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर का मतलब एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो, जैसे ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये को इनिशियल वेक्टर, ये एक प्लेन में है तो को प्लेनर भी हो गए। जैसे मान लो हमने ये दो वेक्टर लगाए, दो तो हमेशा प्लेन में हो जाएंगे, जैसे ऐसे लगा दो दो वेक्टर तो ये आपके प्लेन में हो गए, ऐसे लगा दो तब ये वाला प्लेन बन गया। यानी कि जो वेक्टर को प्लेनर यानी कि एक ही प्लेन में हो। ठीक, कोलिनियर वेक्टर थोड़ा ध्यान रखना, कोलिनियर वेक्टर में एक ही लाइन में हो तब भी होंगे, अगर एंटी पैरेलल है तब भी होंगे। ठीक है, पैरेलल है तब भी कोलिनियर कहलाते हैं। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर है, इनका जो इक्वल कोलिनियर वेक्टर की जो लाइन होगी वो इक्वल हो, एक ही लाइन में होंगे, पैरेलल भी हो सकते हैं और एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। ठीक है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हेड टेल का आप समझ गए, कोप्लेनर समझ गए। ठीक, एक बात और ध्यान रखना कि हम लोग जो यहाँ पर वेक्टर पढ़ते हैं वो वेक्टर जो आपके वो फिक्स वेक्टर नहीं है, वो स्लाइडिंग होते हैं। हम कहीं पर भी वेक्टर होगा उनको ओरिजिन पर शिफ्ट कर लेते हैं। स्लाइडिंग वेक्टर का मतलब है कि जैसे मान लो कोई वेक्टर हमारा यहाँ लग रहा है, ठीक, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन लगाने के लिए हम इसको, ये वेक्टर यहाँ लग रहा है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो हम इसको ओरिजिन पर, या हमने ए यहाँ पर बनाया और बी को यहाँ पर ऐसे शिफ्ट कर लीजिए, बी यहाँ पर हो गया। ये स्लाइडिंग वेक्टर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना, फिक्स वेक्टर नहीं है, उनको जो है वो स्लाइड करके कैलकुलेशन करने के लिए हम उनके टेल और टेल को या हेड और टेल को आपस में जो है वो अटैच कर लेते हैं, पैरेलल लाइन को खींचकर उनको अटैच कर लेंगे। अब आप नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखें, एक पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पोजीशन का नाम ही है उसका पोजीशन वेक्टर, यानी कि वो आपका पोजीशन बताएगा कि वो वेक्टर ऑरिजिन्स के रिस्पेक्टिव में कहाँ पर है। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये कोई पार्टिकल यहाँ पर है, ये पार्टिकल रखा हुआ है, ये यहाँ पर है, इसको ओरिजिन से, ये इस पॉइंट पर पार्टिकल है, इसको ओरिजिन से मिला दो, ये ओ पी, ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया, ओ पी। ठीक है ना, और अगर कोई पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है, जैसे ये P से Q को डिस्प्लेस हो गया, तो PQ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। जैसे ये पोजीशन वेक्टर को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये वेक्टर R के इक्वल हो गया, यानी ओरिजिन से उसका आप मिला दीजिए टेल, और यहाँ पर हेड है, ये पोजीशन होगी उसका, पोजीशन वेक्टर। और अगर P से Q ये डिस्प्लेस कर गया तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब जैसे मान लो इनिशियली पार्टिकल P पर था, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, मान लो इसका पोजीशन वेक्टर R1 है और इसका पोजीशन वेक्टर R2 है, तो हम वेक्टर का आगे ट्रायंगल रूल है, देखिए ऐसे लिखेंगे OP प्लस PQ, ये ध्यान रखो ये P कैंसिल हो गए, OQ के इक्वल होगा। अब यहाँ पर OP क्या है, ये पोजीशन वेक्टर, एक ही बात है, OP लिखें या R1 लिखें। ठीक है, हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट का नाम लिख सकते हैं या उसको कोई वेक्टर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। PQ आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और ये R2 वेक्टर है, तो PQ इज इक्वल टू हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन गया। ठीक है ना, अभी रिजोल्यूशन बताएंगे तो IJK में रखना सिखाते हैं। तो PQ वेक्टर जो है ये उधर, इसमें ये भी ध्यान रखें कि जैसे अगर हम PQ को ही लिख रहे हैं, जैसे PQ वेक्टर लिखा, ये इसके पोजीशन वेक्टर हैं। ठीक, तो PQ जब लिखेंगे तो पहले Q का पोजीशन वेक्टर होगा, हम P डॉट V लिख दे रहे हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस, ये आपके मैथ में भी काम आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, PQ पोजीशन वेक्टर ऑफ Q पहले, फिर माइनस ये किसका पोजीशन वेक्टर है, Q का, ये किसका है पोजीशन वेक्टर, P का। ऐसे जैसे मान लो AB लिखा तो AB क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और ये पोजीशन वेक्टर, नाम से ही क्लियर है कि पोजीशन मतलब पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका एक पार्टिकल डिस्प्लेस हो गया अपनी पोजीशन से,
तो वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वहाँ पर लगेगा, ठीक है। ऑरिजिन से जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तब वो आपका पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट वेक्टर। कंपोनेंट और रिजोल्यूशन आपके 12th तक बहुत काम आता है, तो इसलिए इसको आप बहुत ठीक से इसको समझना। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है वैसे 90 डिग्री पर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, कोई वेक्टर आपका एक्स एक्सिस में लगा है तब तो आप आई लगा देंगे, आई यूनिट वेक्टर है। यहाँ पर जे लगा देंगे, इधर माइनस आई लगा देंगे, माइनस जे लगा देंगे। अगर कोई वेक्टर ना एक्स में है और ना वाई में है, जैसे ये ओ पी है, इसको हम मान ले रहे हैं वेक्टर आर, ऐसे हम लिखें ओ पी या आर एक ही बात है, ठीक। अब इसके हम दो कंपोनेंट करेंगे, ठीक, एक एक्स एक्सिस में, दूसरा वाई में। तो यहाँ परपेंडिकुलर डालें, ये एंगल थीटा, ये थीटा एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दें, हमने ये कंपोनेंट डाला, बहुत ही सिंपल साइन कॉस की थ्योरी है। कॉस थीटा होगा ओ एम अपान ओ पी बेस अपान हाइपोटेनस, तो ओ पी कॉस थीटा, ओ पी क्या है आर, ये कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट है इसलिए हमने आर एक्स लिख दिया। यहाँ ध्यान दें, ये कंपोनेंट वाई होगा ये वाला, लेकिन ये इसके इक्वल होगा, ठीक। तो ये कंपोनेंट आर वाई है तो ये कंपोनेंट भी आर वाई होगा, ए बी ले चाहे वो ले, तो ये कंपोनेंट कितना बना, एक्स कंपोनेंट, ठीक है। और ये कंपोनेंट वाई कंपोनेंट आर वाई, हम सिंपली एक्स और वाई भी लिख सकते हैं, एक्स लिख दे रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर वाई लिख दे रहे हैं। वाई कंपोनेंट क्या होगा, यहाँ से देख लो, ये कंपोनेंट हमने वाई ले लिया, ये सिंपली कंपोनेंट एक्स ले लिया, और ये वाला कंपोनेंट वाई ले रहे हैं सिंपली, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दें, अगर यहाँ साइन थीटा लगा देंगे तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस आ जाएगा, यानी कि वाई कंपोनेंट, यहाँ देखो साइन थीटा लगा रहे हैं, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपान आर, ये वाई होगा ये आर होगा, तो हम वाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं आर साइन थीटा, यानी ये एक्स कंपोनेंट ये वाई कंपोनेंट। अब जरा ध्यान दें, हम वेक्टर आर को ऐसे लिख सकते हैं कि ये वाला मैग्नीट्यूड ले लो एक्स और उसमें आई लगा दो तो वेक्टर बन गया, ठीक, प्लस इसमें y ले लिया और इसे j लगा दिया, तो ये दोनों 90 डिग्री पर हैं, ये बन गया आपका एक्स आई प्लस वाई जे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो, ओ पी इज इक्वल टू ओ एम प्लस पी एम, ओ पी है ओ एम प्लस पी एम, ये हमने बताया था अभी, ये एम एम कैंसिल हो जाएगा, ओ पी आ जाएगा। यहाँ पर देखें ओ पी वेक्टर हमारा आर वेक्टर है और ये कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड x है उसमें i लगा दिया, इसका मैग्नीट्यूड y है इसमें j लगा दिया, ये वेक्टर में हो गया। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखने का मतलब है कि उसे i j और k होगा जब 3D आ जाएगा, वो अभी बताएंगे। तो इस तरह से हम कंपोनेंट करेंगे। कंपोनेंट में हमें क्वाड्रेंट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपका, ये आप जरूर नोट करें और जरूर ठीक से क्लियर थ्योरी रखना, अगर मान लीजिए आपका कोई कंपोनेंट जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है कोई वेक्टर क्वांटिटी, तो नेचुरल है कि सेकंड क्वाड्रेंट में अगर वेक्टर क्वांटिटी होगी इस क्वाड्रेंट में, तो इसमें जो x होगा वो नेगेटिव होगा और y जो है वो पॉजिटिव होगा। यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम यहाँ नोट कर रहे हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर ये कोई वेक्टर r है तो इसमें नेचुरल है माइनस एक्स आई प्लस वाई जे होगा। इसी तरह से अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसमें x भी नेगेटिव होगा, ये x है इधर माइनस एक्स है, ये y है और इसमें y भी माइनस में होगा, ठीक। तो यहाँ पर जब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, अगर हम यहाँ पर इस वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे तो माइनस एक्स आई माइनस वाई जे होगा, ठीक है। इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा। तो वेक्टर क्वांटिटी के रिप्रेजेंटेशन में हम क्वाड्रेंट का जरूर ध्यान रखें आप कि किस क्वाड्रेंट में जो है वो x पॉजिटिव है और किस में जो है वो x नेगेटिव है या y पॉजिटिव है z नेगेटिव है, ठीक। यहाँ पर एक बात और ध्यान दें कि आप पाइथागोरस भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ये वेक्टर है आपका, ये x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है, ये r है, आपने r इज इक्वल टू लिखा x i y j, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो रूट एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर होगा। ये आप पाइथागोरस से भी बता सकते हैं। और जो एंगल है आपका टेन थीटा वो वाई अपान एक्स होगा। अगर ये गिवन है तो ये मैग्नीट्यूड देगा और ये एंगल देगा, परपेंडिकुलर अपान बेस टेन थीटा। और आप पाइथागोरस भी लगा सकते हैं। और वैसे भी आप अभी आपने लिखा था एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा था, आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू क्या लिखा, आर साइन थीटा। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो आर स्क्वायर हो गया। तो आर इज इक्वल टू हो गया रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 हो गया, वो हमने नोट नहीं किया, ध्यान रखें। तो ये एक ही बात है, इसको आप डायरेक्ट प्लान रखें कि आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे होगा, ठीक है ना। आप इस तरह से 2D में जब कंपोनेंट करेंगे तो कंपोनेंट के मेथड को भी ध्यान रखें। देखिए हम आपको कंपोनेंट करना सिखाते हैं कि जैसे मान लो आपका हम इस क्वाड्रेंट को ले रहे हैं जिससे तुम्हें डायरेक्ट माइनस। इसमें एक बात आप और ध्यान रखना, ये 30 डिग्री ले लिया हमने और ये 60 डिग्री, ठीक। और ये मान लो 10 न्यूटन फोर्स है, ये मैग्नीट्यूड है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ये ओपी ये फोर्स है, ठीक। ये वाई एक्सिस, ये आई एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स। इसमें एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा। तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट देखिए ये एक्स। अब ध्यान रखना अगर आप 60 डिग्री का यूज करते हैं, एक्स के साथ कितना बना रहा है ये 60, तो क्या लिखेंगे 10 cos 60। डायरेक्ट लर्न कर लो कि जिससे एंगल बना रहा है उसमें कॉस लगाएंगे। तो आपने मान लो 60 डिग्री यूज किया तो 10 cos 60 होगा एक्स। ये वाला एक्स कंपोनेंट जो होगा 10 cos 60 होगा, यानी 5 न्यूटन, cos 60 1/2, ठीक। और y कंपोनेंट कितना होगा 10 sin, यही एंगल डाला जाएगा केवल cos की जगह sin। तो ये हो जाएगा 10 इंटू √3/2, तो ये 5√3 न्यूटन। ये बन गए दोनों कंपोनेंट। ध्यान रखें अगर आपने 30 डिग्री का यूज किया तो इसमें cos जाएगा y वाले में, ठीक। तब क्या लिखेंगे इसमें 10 cos 30, और cos 30 कितना होता है √3/2, तो यही रिजल्ट आएगा। समझ गए ना। अगर हम 30 यूज करेंगे तो इसमें cos डालेंगे, इसमें sin डालेंगे। बार बार इसको हम बोलेंगे, आप प्रैक्टिस में इसे लें कि जो जिसके साथ एंगल, जैसे ये 60 डिग्री किसके साथ है एक्स एक्सिस के साथ, तो इसमें cos लगाएं और इसमें sin लगाएं। इसमें cos 60, इसमें sin 60। अगर 30 डिग्री यूज कर रहे हैं तो इसमें cos लगाएं, इसमें sin लगाएं, ठीक। ऑटो लर्न कर लें इसको। वैसे ये सिंपली अगर आपके माइंड में नहीं आता है तो sin cos लगा दो, कंपोनेंट निकल आएंगे। अब इसको लिखते समय ध्यान रखें, जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो पहले x कंपोनेंट में i लगाएं और y कंपोनेंट में j लगाएं, लेकिन इसमें ये नेगेटिव होगा इसलिए यहाँ पर माइनस लगेगा। x कंपोनेंट कितना है 5, तो -5i प्लस 5√3j, ये आपका बन गया ये वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। बिल्कुल ठीक इसी तरह से ये सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव। अगर ये थर्ड में होता तो क्या करते, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। फोर्थ में होता तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव आता। कंपोनेंट में अच्छी तरह से ध्यान रखें कि किस क्वाड्रेंट में है, उसी हिसाब से उसको सेट करें कि किस क्वाड्रेंट में आया है, ठीक है ना। जैसे अगर मान लो कोई वेक्टर क्वांटिटी, एक और देखिए, मान लीजिए ये वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दिया है 100 मीटर पर सेकंड और ये एंगल हम ले रहे हैं ये 30 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले जैसे मान लो ये 60 है और ये 30 है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा x कंपोनेंट v cos 30, cos 30 √3/2 यानी 50√3। y कंपोनेंट कितना होगा v sin 30 यानी कि 50, v 100 है। देखिए हमने 30 का यूज किया तो इसमें cos लगाएंगे, इसमें sin लगाएंगे। अगर हम 60 लिखते हैं तो y कंपोनेंट में cos लगाते, x कंपोनेंट में sin लगाते, समझ गए ना। तो अब इसमें i ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो देखो ऐसे लिखेंगे v के ऊपर x कंपोनेंट कितना है 50√3, उसमें i लगाओ, ये कितना है 50, इसमें माइनस लगाओ और j लिख दो। समझ में आ गया होगा। इसका जो हमने किसी मैग्नीट्यूड दिया है और उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक। इसका रिवर्स प्रोसेस भी ध्यान रखें। इसका रिवर्स प्रोसेस क्या होगा कि अगर मान लो कोई आपको वेक्टर क्वांटिटी दे दी जाए, जैसे मान लीजिए आपको वेलोसिटी ले रहे हैं, आपको वेलोसिटी दे दी गई 50i प्लस 50√3j, यहाँ पर हम नेगेटिव ले रहे हैं। तो पहले यहाँ चेक करें x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा।
एक्स वाई, इसमें एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ये क्वांटिटी होगी। इसका मैग्नीट्यूड सीधे मॉड लगा दें और रूट लगाएं। अभी किया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 50 स्क्वायर प्लस 50√3 का स्क्वायर, समझ गए ना। इसे आप सॉल्व कर लेंगे, जो भी मैग्नीट्यूड आता है वो यहाँ मीटर पर सेकंड में नोट कर दें। ये मैग्नीट्यूड बन गया इसका, ये वेक्टर फॉर्म है और ये इसका मैग्नीट्यूड। अब एंगल के लिए क्या करना, जरूरी नहीं आप माइनस लगाएं, हमने एंगल यहाँ पर शो कर दिया। अब टेन थीटा यहाँ से देख लो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वाली लेंथ कितनी होगी 50√3, ये लेंथ कितनी होगी 50, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 50√3 अपॉन 50, ये दोनों कैंसिल हो गए, थीटा 60 डिग्री आ गया, 1060 होता √3, ठीक है ना। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना कि जब हम इसको, ये वेक्टर फॉर्म है, अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो ये निकाल लें और डिवाइड कर लें, इससे एंगल निकल आएगा। ये जरूरी नहीं है, हम एंगल में लिख सकते हैं कि हमारा एंगल जो है, मान लीजिए ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो आपका 60 डिग्री आया, तो 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट के साउथ में, ऐसे भी लिख सकते हैं। या प्लस एक्स एक्सिस से डाउनवर्ड 60 डिग्री है इसकी तरफ, या डायरेक्शन नोट कर दें, ठीक है ना। ये वैसे एंटी क्लॉक, ये क्लॉकवाइज में हम नेगेटिव एंगल लेते हैं। नेगेटिव एंगल का मतलब है कि लाइन के नीचे यहाँ पर एंगल हो, ठीक है। तो जरूरी नहीं आप माइनस लें, आप क्वाड्रेंट को लिखकर या सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लिख दें एंगल विद एक्स एक्सिस इतना बन रहा है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है आप वहाँ पर माइनस साइन को लगाएं, तो दोनों काम आप कर सकते हैं। अगर कोई मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, यहाँ मैग्नीट्यूड निकालकर, अगर कोई मैग्नीट्यूड दिया हुआ है उसे वेक्टर फॉर्म में लिखना, और अगर कोई वेक्टर फॉर्म में दिया हो तो उसको मैग्नीट्यूड और एंगल निकालना, ये दोनों टाइप की आप वर्किंग कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से हमारे जो फार्मूले हैं वो 3D में बनते हैं। 3D में जो होता है वो थोड़ा सा जो क्वाड्रेंट बनते हैं वो 8 क्वाड्रेंट बनेंगे जाकर, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम यहाँ समझा रहे हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक। हमारी तरफ से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये ऊपर प्लस जेड, ये प्लस एक्स, ये प्लस वाई, इधर माइनस वाई, इधर माइनस एक्स, नीचे माइनस जेड। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसके नीचे फिफ्थ, फिर इसके नीचे सिक्स, फिर यहाँ सेवेंथ और यहाँ एर्थ। इसमें ऊपर एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव, यहाँ पर जेड पॉजिटिव होगा, ऊपर एक्स नेगेटिव हो गया, क्योंकि एक्स इधर पॉजिटिव लिया हमने, इधर नेगेटिव, तो एक्स नेगेटिव हो गया। इस क्वाड्रेंट में आएंगे तो जेड पॉजिटिव होगा, एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में जेड पॉजिटिव है क्योंकि अपवर्ड है, और एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव होगा। ये फिफ्थ क्वाड्रेंट है, फिफ्थ क्वाड्रेंट में नीचे इसके 1 के नीचे, फर्स्ट के नीचे, तो यहाँ जेड नेगेटिव हो जाएगा, बाकी एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव। जैसे यहाँ चेक कर रहा है, ये अर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव होगा, लेकिन जेड भी नेगेटिव होगा, तो 3D में एक जेड और आ जाता है, ठीक है ना। अब हम इसको आपको नेक्स्ट लेक्चर में 3D का वो ठीक से समझाएंगे, कैसे इसमें डायरेक्शन कोसाइन और निकाले जाते हैं। वैसे 3D में जब हम लिखेंगे तो वेक्टर में एक जेड क्वांटिटी और आ जाती है, यानी एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। और इसका भी मैग्नीट्यूड ऐसे ही देंगे, मैग्नीट्यूड आर इज इक्वल टू √x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इससे ही दिया जाता है, ठीक है ना। अब हम इसको आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे कि 3D में कैसे हम इसको वेक्टर को निकालेंगे। ओके।